Welcome friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos. हमारे पहले के सारे वेबिनार वीडियोस हैं अंदर उसमें and more will be added as in time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. आज का टॉपिक है एमसी मैनेजिंग कमिटी मीटिंग्स करते हैं तो उसका क्या कानून है. मैनेजिंग कमिटी के पास पावर्स क्या क्या है, मैनेजिंग कमिटी के मीटिंग को करने के लिए क्या क्या कानून व्यवस्था लगती है, क्या क्या कानून लागू पड़ते हैं, एमसी का कोरम क्या होना चाहिए, एमसी मीटिंग का नोटिस कैसे बनना है, एमसी मीटिंग का एजेंडा कैसे बनाना है और मिनट्स वगैरह कैसे बनाना है. आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे. कुछ कानून की बात करें तो मैनेजिंग कमिटी क्या चीज है. तो मैनेजिंग कमिटी इज ए ग्रुप ऑफ बॉडी or persons duly voted and elected by general members of society. And what are its purposes? उसका पर्पस क्या है मैनेजिंग कमिटी को बनाने का. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव उसको सोल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल बॉडी का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है. सो मैनेजिंग कमिटी हैज सोल अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड इज एम्पावर्ड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी. कई बार हम ये सुनते हैं कि ज्वाइंट चेयरमैन नहीं हो सकता, वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता. तो सेक्शन 220 सेक्शन 2 ब्रैकेट 20 में ये लिखा हुआ है कि आपका जो ऑफिस बेरर है वो चेयरमैन भी हो सकता है, वाइस चेयरमैन भी हो सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और भी कोई नाम से. जैसे अगर आपको जॉइंट सेक्रेटरी बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जो भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर होगा, भले वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो या ज्वाइंट पोस्ट हो, दे शुड ऑल बी इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट. सेक्शन 2/27 बोलता है कि सोसाइटी इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इट इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. साथ में मिलके जुल के काम करने का उनका मुद्दा होता है. तो इट इज ए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बॉडी और वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ही चलना है. सेक्शन 154(b)(1) means the managing committee or other governing body of a society to which the directions and control of the management of the society is entrusted to. तो मैनेजिंग कमिटी का मतलब है मैनेजिंग कमिटी और अदर गवर्निंग बॉडी, जैसे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, जैसे एथोराइज्ड ऑफिसर हो गया, जैसे सब कमिटीज वगैरह हो गई.
तो प्रोसीजर है सब कमिटीज अपॉइंट करने का। उसको करने के बाद में ही इज एंटाइटल्ड टू गवर्न एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। 154 बी 1 में कमिटी मेंबर का मतलब है जो मेंबर इलेक्टेड हुआ या कोऑप्टेड हुआ या नॉमिनेटेड हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोऑप्ट भी मेंबर्स को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन को लड़ना ही लड़ना है। वैकेंसी हुई, बगैर इलेक्शन लड़े आप किसी भी मेंबर को कोऑप्ट कर सकते हो। एक और सेक्शन है 154 बी 11, 154 बी 1 11, जिसमें डिफॉल्टर का मतलब बताया हुआ है। तो अगर मैनेजिंग कमेटी मेंबर डिफॉल्टर है तो वो मैनेजिंग कमेटी में नहीं ज्वाइन कर पाएगा। ही कैन नॉट बी ए मैनेजिंग कमेटी, he cannot be appointed, he cannot be nominated, he cannot be elected, and he cannot be co-opted for being a member of the managing committee if he is a defaulter of the society. मैनेजिंग कमेटी का जो पावर है वो सेक्शन 73(1) के अंतर्गत मैनेजिंग कमेटी को मिला हुआ है। और मैनेजिंग कमेटी की जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पनिशमेंट्स वगैरह का, वो सेक्शन 73(1) में लिखा हुआ है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं मैं, कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब है सब साथ में एक साथ लायबल होंगे, मतलब पनिशमेंट हो सकता है। ये सेवरली का मतलब एक एक करके भी हो सकता है। ये साबित अगर कर दिया जाता है कि उसमें से एक ने पैसा खाया या एक ने गलत काम किया तो सिर्फ उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। और अगर ये साबित होता है कि सभी सब साथ में थे उस चीज के अंदर, जैसे मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि भाई एजीएम नहीं करना है, हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है, तो अगर वैसा सब परिस्थिति जागती है तो सारे मैनेजिंग कमेटी डिबार होने के लिए लागू पड़ जाते हैं। मैनेजिंग कमेटी एज पर सेक्शन 73(1) उनका जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे जो भी कुछ वो काम करते हैं सोसाइटी में, गलत हो या अच्छा हो। मैनेजिंग कमेटी मेंबर कौन बन सकता है? जो डिफॉल्टर ना हो, जिसके ऊपर पहले सेक्शन 75 का प्रोसिक्यूशन ना हुआ, मतलब वो डिबार नहीं किया गया हो, सेक्शन 76 में वो डिबार नहीं किया गया हुआ हो, सेक्शन 88 में उसके ऊपर क्वेरी निकली है, पैसा वसूली किया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर नहीं बन सकते। एक अभी नया प्रोविजन ऐड किया हुआ है 3 साल पहले, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो वाला मैनेजिंग कमेटी मेंबर सोसाइटी के अंदर रहकर प्रॉपर्टी ब्रोकर का बिजनेस करता है तो वो भी मैनेजिंग कमेटी उस सोसाइटी में नहीं आ सकता है। वो बाहर बिजनेस कर सकता है लेकिन अपने खुद के सोसाइटी में ब्रोकर का बिजनेस नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मैनेजिंग कमेटी में कोई भी मेंबर अगर 3 कंटिन्यूअस महीने में मैनेजिंग कमेटी मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाता है। छोटा सा प्रोसीजर करके उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई करने के पहले जस्ट इमीडिएटली बाद में यू कैन डू योर कोऑप्शन। कानून में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आप कहाँ करोगे और कैसे करोगे और कितने बजे करोगे और कौन से करोगे। तो दैट मीन्स कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कैन बी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, मतलब ऑफिस में आके, ऑनलाइन भी कर सकते हो जूम से या जैसे आज हम लोग गूगल मीट में कर रहे हैं वैसा, और यू कैन डू इट इन ए होटल ऑल्सो, यू कैन डू इट इन ए क्लब ऑल्सो एट द एक्सपेंस ऑफ द सोसाइटी। सिटिंग फीस वगैरह का अरेंजमेंट है उसके अंदर, तो वो सब क्राइटेरिया को लेके आप कर सकते हो। मैनेजिंग कमेटी में जो चेयरमैन है वो मीटिंग का प्रेसिडेंट बन जाता है और उसको पावर है
एनी लीव ऑफ एब्सेंस एप्लीकेशन, जैसे अगर एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर किसी कारणवश मीटिंग में नहीं आना चाहता है, तो ही हैज टू गिव व्हाट इज कॉल्ड एज ए एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। मीटिंग शुरू होने के पहले चेयरमैन को वो लीव ऑफ एब्सेंस का एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करना है एमसी एमएम मिनट्स में। चेयरमैन का अधिकार है कि अगर एक मेंबर 3 बार नॉन स्टॉप मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में नहीं आया, तो क्रोनिक एब्सेंटिज्म के लिए चेयरमैन का अधिकार में वो उस चीज को उस मैनेजिंग कमेटी मेंबर को डिसअलाउ कर देगा उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए बाय पासिंग अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन, स्पीकिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं कि मेरे ये अधिकार से मैंने नोटिस किया है कि अनिल भाई पिछले 4 मीटिंग से नहीं आ रहे, इसके लिए मैं उनको डिसअलाउ करता हूँ। अगर कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर श्योर करता है तो उसको निकालने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन या प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग को है। किसी कारणवश मानो अगर चेयरमैन मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता है, तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बाकी जो एमसी मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग चुना जाता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है एंड इट शुड बी प्रॉपरली recorded कि chairman is not present due to sickness or whatever. Mr. Anil Bhai is appointed for the as the president for today's meeting, proposed by, seconded by, passed unanimously. ये एक रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो। So chairman can remove a MC member for making any nuisance or for being absent more than 3 times. Chairman has got power to invite सब कमिटीज फॉर ब्रीफिंग। जैसे कई बार एजीएम में सब कमिटीज बनाई जाती है, गार्डन की सब कमेटी हो गई, अकाउंट्स की सब कमेटी हो गई, लिफ्ट की सब कमेटी हो गई, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए सब कमेटी हो गई। बड़ी सोसाइटीज में सब कमिटीज बनाना जरूरी हो जाता है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि सब कमेटी जो है वो भी एक ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी कहलाता है सेक्शन 2/20 के अनुसार। उसको भी इक्विवेलेंट पावर दिया है, बट नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बट गवर्निंग पावर दिया हुआ है। जनरल मेंबर्स मतलब जनरल बॉडी के मेंबर एमसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेंबर का कोई क्रोनिक इश्यू है, कोई इन डेप्थ इश्यू है, उसका कुछ सुनवाई करना है, तो उससे इनवाइट किया जा सकता है एज ए स्पेशल इनवाइटी। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन या प्रेसिडेंट को है। ये अधिकार सेक्रेटरी बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को नहीं है। स्पेशल इनवाइटी का मतलब हो गया जैसे उदाहरण के तौर पे आर्किटेक्ट्स हो गए, पेस्ट कंट्रोल का वेंडर हो गया, दूसरे एएमसी वेंडर्स एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के वेंडर्स हो गए, चर्चा करने के लिए आप बुला लीजिए, बातचीत कर लीजिए, लॉयर्स को बुला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला सकते हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन चेयरमैन के लिए। बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर इस पे दखल अंदाजी या ऑब्जेक्शंस नहीं उठा सकते। चेयरमैन का स्पेसिफिक पावर्स दिया हुआ है, ही इज हैविंग ए वेटो पावर। अगर कोई कारण से चेयरमैन अटेंड नहीं कर पाता है, तो और कोई भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर, जनरल बॉडी का मेंबर नहीं, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर उस दिन के लिए उस मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग को प्रेसाइड कर सकता है। एमसी मीटिंग को वीडियो रिकॉर्ड करना डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन। अगर उसे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं रिकॉर्ड कर लूं, या शोर होने वाला है, या लड़ाई झगड़ा होने वाला है, या रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए हम रिकॉर्ड कर लें, तो दैट डिस्क्रिप्शन इज आल्सो गिवन टू द चेयरमैन। एमसी की जो नोटिस देनी है वो कम से कम 3 दिन पहले की देनी है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप 6 घंटे की भी नोटिस में
आप एमसी मीटिंग बुला सकते हो बाय रिकॉर्डिंग पर रीजंस फॉर कॉलिंग एन इमरजेंसी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। जैसे कि कुछ बात हो गई सोसाइटी में, लड़ाई झगड़ा हो गया, चेयरमैन ने बोला नहीं अभी शाम को मीटिंग बुलाओ, तो यू कैन कॉल दैट मीटिंग। नोटिस के साथ में एजेंडा आइटम का शीट देना जरूरी है। उसके साथ में और क्या देना है? आपको देना है लिस्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर्स। आपने महीने में कितना एक्सपेंडिचर किया उसका एक शीट देना है आपको। डेट, छोटा सा पर्टिकुलर, सिक्योरिटी एजेंसी पेमेंट, चेक नंबर और अमाउंट। ये आपको नोटिस के साथ में हर एमसी मेंबर को देना है ताकि उसको ये पता रहे कि सोसाइटी में क्या क्या खर्चा हुआ, क्योंकि खर्चा करने का अधिकार वो सेक्रेटरी व ट्रेजरर करता है, बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को पता नहीं होता है। और ये एक पर्टिकुलर आइटम इग्नोर किया जाता है और कुछ समय के बाद में ये पता चलता है कि इसमें तो पैसे का खाना पीना हुआ है। तो अगर आप ये लिस्ट देते हो वेरियस एक्सपेंडिचर्स के साथ में अपने नोटिस के साथ में, तो सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये खर्चा व्यवस्थित हुआ ही नहीं हुआ। और अगर सारे के सारे ही मैनेजिंग कमेटी मेंबर एवरीबडी सेज ओके ओके ये गलत हुआ तो भी पास करो, देन दे बिकम लाइबल सेवरली एंड जॉइंटली। आप मैनेजिंग कमेटी हो तो उसके अंदर कोई इश्यू डिस्कस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के वेंडर्स को के बारे में चर्चा। तो एएमसी का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको मैनेजिंग कमेटी के एमसी मीटिंग के नोटिस के साथ में इश्यू करना है सभी मेंबर को, ताकि वो रीड करें अपना अपना कमेंट्स के साथ में मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कैन बी हेल्ड विद इन आवर्स। बहुत कम समय में आप मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आप कर सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, एजेंडा। अभी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग जो करनी है आपको हर महीने करनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर महीने ही करा जाए। आप हर हफ्ते भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी सोसाइटी है आपकी, कितना कामकाज है और कितना काम पेंडिंग रह गया पिछले वाले मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के एजेंडा के साथ में। जैसे कई सोसाइटी क्या करती है कि भाई मैनेजिंग कमेटी का एजेंडा लगाती है और 25 एजेंडा लगा लेते हैं, और उतना समय तो होता नहीं है। टिपिकली मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का जो एजेंडा है, जो स्ट्रेटेजी बननी है, जो एजेंडा बनाने का काम है सेक्रेटरी का, उसको ये सोचना चाहिए कि 5 एजेंडा लिया, 50 मिनट में पूरा कर दिया, ताकि बाकी चीजों के ऊपर बेसिक चर्चा हो सके। लेकिन कई मैनेजिंग कमेटी, कई एमसी ऐसा करते हैं कि 50-50 एजेंडा लेके आते हैं ताकि सबको भगा सके और अपना अपना मुद्दा, अपना अपना खराब इंटेंशंस को पूरा से कर सके। अब एजेंडा में पहला, सबसे एजेंडा पहला ये होगा टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग इफ द चेयरमैन रिमेन्स एब्सेंट। तो उस एजेंडा में आपको ये लिखना है कि चेयरमैन प्रेजेंट है एंड द चेयरमैन रिक्वेस्ट द सेक्रेटरी टू प्रोसीड विद द मीटिंग एजेंडा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है, टू अप्रूव द प्रीवियस मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। मानो आपने 10 जनवरी को एक मैनेजिंग कमेटी मीटिंग किया और दूसरी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग आप 5 फरवरी को कर रहे हो, तो 10 जनवरी की जो मिनट्स है उसको अभी 5 फरवरी वाली मीटिंग में आपको अप्रूव करना है। अकाउंट्स लेना है आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पूरा महीने में कितना खर्चा किया उसका अकाउंट्स लेना है। ये एक एजेंडा होता है। महीने भर में कितने नॉमिनेशन फॉर्म्स आए उसका वर्णन होना चाहिए, उसके ऊपर एजेंडा, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए।
सेक्रेटरी शुड से कि मैंने स्क्रूटनाइज कर लिया, या तो लीगल एडवाइजर बोलता है कि मैंने स्क्रूटनाइज कर लिया, इट इज फाइन, तो इसको नॉमिनेशन रिकॉर्ड करो। या वो ये बोलेगा कि नॉमिनेशन गलत आया हुआ है, ओनर है ही नहीं जिसने नॉमिनेशन किया, नॉमिनी नॉमिनेशन कर रहा है, वगैरह वगैरह। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ओनली एन इंडिविजुअल पर्सन कैन मेक नॉमिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का फ्लैट है, दैट इज नॉन नेचुरल पर्सन, लीगल एंटिटी, it cannot make a nomination, it cannot make any will. न्यू मेंबर के ट्रांसफर आते हैं हर महीने, कुछ ना कुछ बड़ी सोसाइटी में तीन चार 10 भी आ जाते हैं, तो वो लेना है आपको द सेम। रिकॉर्ड फीडबैक ऑफ मंथली और क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर और सब कमिटीज। जैसे जनरल बॉडी में डिसाइड होता है कि इंटरनल ऑडिटर करा जाए, तो इंटरनल ऑडिटर का काम है रिपोर्ट बनाना, एमसी को देना, एमसी उस मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट को एमसी मीटिंग में उसके करना है, ताकि आगे जाके वो सारा काम आसान हो जाए। एक साथ पूरे बरस का काम मुश्किल पड़ता है। सिमिलरली, रिकॉर्डिंग फीडबैक फ्रॉम सब कमिटीज। सब कमिटी आके बोलता है लिफ्ट बरोबर चल रही है, नहीं चल रही है, ये काम करना है, वो काम करना है, गार्डन में ये मट्टी डालनी है, ये लिफ्ट का ये रिपेयर्स करना है, ये सिक्योरिटी का ये प्रॉब्लम आया, वगैरह वगैरह। तो दैट रिपोर्ट यू शुड कंसिडर इट एज एन एजेंडा एंड यू शुड ड्यूली मिनेट इट। अगर आपके सोसाइटी में कुछ छोटा मोटा रिपेयर्स चल रहा है, तो प्रोग्रेस एंड प्रपोजल्स, उसका जो भी रिपेयर्स का है उसके बारे में एजेंडा होना चाहिए। वाटर शॉर्टेज का एजेंडा होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो। किसी भी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के वेंडर से उसके बारे में एजेंडा होना चाहिए कि भाई अभी लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है, वो बोल रहा है कि 100 रुपए बढ़ा के इस बार फीस देना, तो उसका काम है मैनेजिंग कमेटी का उस चीज को आगे बढ़ाना या रिकॉर्ड करना प्रॉपरली कि वी आर एग्रीइंग टू दिस थिंग और वी आर रिजेक्टिंग दिस थिंग और वी आर पोस्टपोनिंग दिस थिंग। नए नए मैनेजिंग कमेटी के नए नए मेंबर्स के एप्लीकेशंस आते हैं, एनओसीज आते हैं फॉर एनओसीज, और दूसरे लेटर्स आते हैं, कम्युनिकेशंस आते हैं मैनेजिंग कमेटी जनरल बॉडी के जनरल मेंबर्स के, वो उस मीटिंग में लेना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 10 जनवरी को एक मेंबर ने एक अर्जी दिया कि मुझे ये कॉपी चाहिए, तो वो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में अप्रूव करना जरूरी है। अप्रूव या रिजेक्ट या जो भी कुछ है, बिकॉज सेक्शन 154B8 के हिसाब से आपके पास 45 दिन है मेंबर को डॉक्यूमेंट देने के लिए। तो 45 दिन क्यों है? क्योंकि उस 45 दिन में 30 दिन वाला एक एमसी मीटिंग आप करते हो इसके लिए। कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स हो रही है, पानी का पंप खराब हो गया, 5 लाख रुपए का पानी का पंप है, तो ये बात गलत हो जाएगी अभी कि मैनेजिंग कमेटी को खाली 1 ही लाख रुपए का खर्चा करने का पावर है। नो सर, 77 में कवर्ड है, आप उस जितना मर्जी आए खर्चा कर सकते हो। सोसाइटी के भलाई के लिए खर्चा करना है, प्रॉपर एविडेंस चाहिए, ताकि जब भी इंक्वायरी कभी हो तो वो ये प्रूव कर सके ठीक है हमारे पास 1 लाख था, प्रोसीजर लैप्स हुआ है, टाइम नहीं था उस चीज का, लेकिन ये उसका बिल है, ये जीएसटी पे है, ये टीडीएस काटा हुआ है, ये चेक से दिया हुआ है, ये पुराना मोटर का फोटो है, ये नवा मोटर का फोटो है, सो है सो। कई बार कई इश्यूज होते हैं, कंप्लायंसेस के इश्यूज होते हैं, जो आपको मैनेजिंग कमेटी को कंप्लीट करने होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में कंप्लायंसेस करने हैं, फॉर्म नंबर ओ फॉर्म देना है, रिटर्न्स फाइल करने हैं आपके, ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर देना है डीआर को, वगैरह वगैरह। सेम टू सेम बीएमसी के भी कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, सेम टू सेम बीएमसी का स्ट्रक्चरल ऑडिट का हो गया, एनक्रोचमेंट्स का हो गया, वगैरह वगैरह। सेम टू सेम फायर के भी कंप्लायंसेस होते हैं, हर 6 महीने में फायर डिपार्टमेंट का ये कंप्लायंस करना, ट्रेनिंग करना, चेकअप करना, ये जरूरी है।
कुछ-कुछ पुलिस के भी कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट आया, तो वो डॉक्यूमेंट कंसीडर करना है एमसी मिनट्स में और रिकॉर्ड करना है। जीएसटी के भी कंप्लायंस हो सकते हैं, इनकम टैक्स का भी कंप्लायंस हो सकता है। एजेंडा होना चाहिए एक उसमें, ये सारे हम एजेंडा की बात कर रहे हैं कि एमसी मीटिंग में क्या-क्या एजेंडा की संभावना है और ये होना चाहिए। एक एजेंडा हो सकता है कि रिमूव कर देना, निकाल देना है, एब्सेंटी एमसी मेंबर्स को। कई बार आपने देखा होगा कि लोग शौक से मैनेजिंग कमिटी जॉइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में टोटली इग्नोर करते हैं। महीना, 2 महीना, 6-6 महीना एमसी मीटिंग में आते ही नहीं। ऐसे लोगों को एमसी से निकाल देना है तुरंत, सोसाइटी का ध्यान रखना है, एमसी से निकालना है और दूसरे को कॉप्ट करना है। जैसे ही एक को निकाला, एमसी का काम है, चेयरमैन का काम है और किसी को तुरंत एक को कॉप्ट करके सोसाइटी के नज़रिए से आपका कोरम पूरा करना है। कोरम नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो सेक्शन 77 में आपको बाहर निकाला का प्रॉब्लम हो जाता है। सेक्रेटरी का काम है गवर्नमेंट के जितने भी लेटेस्ट डायरेक्टिव्स आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं जो कानून में, वो सब चीजें मैनेजिंग कमेटी के समक्ष रखें, सामने रखें कि भाई ये अमेंडमेंट्स आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो आया हुआ है। अगर सोसाइटी में लीगल एडवाइजर है तो उसको आप इनवाइट करो ताकि वो एमसी की मीटिंग के दौरान वो ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सके। और ये सारे मिलने के बाद में आपको उस एमसी मिनट्स में रिकॉर्ड करना है कि ये अमेंडमेंट आया, हमको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमको क्या नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। एमसी मीटिंग, एमसी एजेंडा बी अबाउट एनक्रोचमेंट बाय मेंबर्स। कई मेंबर्स एनक्रोचमेंट करते हैं, कॉमन पैसेजेस का कर लेते हैं। वो जो फ्लावर पिट है अंदर, घर के अंदर, या डक्ट एरिया है या नीच एरिया है वगैरह, उसका एनक्रोच कर लेते हैं। एमसी को पता चलता है सिक्योरिटी के माध्यम से या इन हाउस आर्किटेक्ट के माध्यम से रिपोर्ट आती है। दे हैव टू टेक एक्शन एंड इन्फॉर्म द नेसेसरी बॉडीज, जैसे कि फायर को इन्फॉर्म करना है, बीएमसी करना है, वगैरह वगैरह। कई बार एप्लीकेशंस आते हैं कि सर मेरे घर में लीकेज हो रहा है ऊपर वाले फ्लैट से या बाहर से, या लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कंसीडर करना है आपको एमसी मिनट्स में, एमसी एजेंडा में। सो लीकेजेस फ्रॉम मेंबर फ्लैट्स एंड कॉमन एरियाज। पार्किंग डिस्प्यूट्स के बारे में एजेंडा मीटिंग में कि ये पार्किंग डिस्प्यूट है, ये आदमी ने जबरदस्ती गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा खड़ा कर दिया, उसको पेनल्टी लगाना है, जो भी करना है वो उसका प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए। प्रपोजल फॉर एजीएम और एसजीएम, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, relating to major repairs, redevelopment, conveyance, periodic structural audit or audit, लिफ्ट ऑडिट, ये सब चीजें एमसी में एजेंडा लेके उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। एमसी मिनट्स में एजेंडा के मार्फत से आप बैंक में अथॉराइज सिग्नेटरी कौन कौन होगा उसका आपको रिकॉर्ड करना है कि भाई 4 जनों को अथॉराइज करते हैं, उसमें से 2 एक्चुअल बैंक के सिग्नेटरीज होंगे। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि चेयरमैन या सेक्रेटरी का सिग्नेचर कंपलसरी है, वो बायलॉ में भले लिखा होगा, बट इन प्रैक्टिकलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल। कई बार सेक्रेटरी रिजाइन कर देता है, कई बार सेक्रेटरी साइन नहीं करता है, कई बार सेक्रेटरी गांव चला गया 4 महीने के लिए, तो कामकाज नहीं बंद होता है। बट दिस कैन बी ओवर आइडेड, दिस कैन बी ओवर by passing a majority resolution in the MC meeting to appoint 4 signatories, out of which any 2 signatories will be the authorized signatory for banking purposes, FDR making purposes, or FDR breaking purposes. Sometimes this thing also is required due to change of managing committee members or resignation or death और वॉट एवर। कई बार डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, तो काम नहीं बंद हो सकता है सोसाइटी का। डिस्क्वालीफाई होने में और काम बंद होने में कुछ समय लगता है, आप अपना बैंकिंग का काम बंद नहीं कर पाओगे।
जब एजीएम का सीजन आता है तो उसका पूरा एजेंडा, एजीएम का एजेंडा क्या-क्या होना चाहिए, ये एमसी मीटिंग में डिस्कस करना है और फाइनलाइज करना है। तो ये फाइनलाइजेशन करने का काम वो एजीएम का जो भी एजेंडा होगा, ठीक है, एंड फाइनलाइज्ड in the MC meeting. Approval of balance sheet, income and expenditure, schedules, audit report, general body minutes, annual membership transfer list, managing committee working report, annual budget projection report, audit rectification report, etc. etc. ये सारी के सारे पहले मैनेजिंग कमिटी के मीटिंग में अप्रूव होता है, उसके बाद में इट इज पुट अप फॉर द जीबी. Managing committee is authorized to prepare a report for raising revenue proposals for जीबी अप्रूवल, जनरल बॉडी अप्रूवल. तो सेक्रेटरी बोल सकता है कि भाई मोबाइल टावर लगा सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, वो छोटा मोटा लिफ्ट के पास में मूविंग वाला बैनर लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो उसका एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा. तो ये रिपोर्ट बनाना है जनरल बॉडी के सामने रखने के लिए. वो हो सकता है इट माइट बी इन एजीएम or an SGM. Managing committee has to decide in its agenda about investments of sinking repair fund, reserve fund, and earmark the same in बैंक एफडीआर. अगर सिंकिंग फंड का पैसा आया हुआ है 100 रुपया, तो बैंक में सिंकिंग फंड को ईयरमार्क करना पड़ेगा कि भाई ये 100 रुपया इस सिंकिंग फंड के अगेंस्ट में सिर्फ स्पेसिफिक एफडीज बनेगा, जनरल एफडी में नहीं डाला जाएगा. अगर रिपेयर फंड है तो रिपेयर फंड का एफडी अलग से बनेगा, रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड का एफडी अलग से बनेगा. सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का सिंगल एफडी नहीं बनाना चाहिए. इट इज सपोज टू बी ईयर मार्क फॉर ईच कलेक्शन. एमसी मिनट्स में आप बिल्स का कंफर्मेशन करिए कि बिल्स बटाए कि नहीं बटाए, किसी का ऑब्जेक्शन आया है नहीं आया, ऑब्जेक्शन रिमूव कैसे करना है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज के बारे में चर्चा करिए, रिकवरी प्रोसीडिंग्स के बारे में चर्चा करना है आपको एजेंडा के मार्फत, पेनल्टीज के बारे में चर्चा करना है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस परमिशन देना है क्या जनरल बॉडी के जनरल मेंबर्स को रिपेयर्स एंड रिनोवेशन के लिए. तो अर्जी आई है तो उसको अप्रूव करना है एमसी मीटिंग में. अलग अलग प्रकार के एनओसीज लगते हैं जनरल मेंबर्स को, जैसे उदाहरण के तौर पे पासपोर्ट के लिए लगा या राशन कार्ड के लिए लगा या और किसी चीज के लिए लगा. फ्लैट सेल का एनओसी हो सकता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट हो सकता है, टेनेंट रखते हैं आप तो उसका लीगल लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लोन मॉर्गेज के अप्रूवल्स करना, ये सारे रिकॉर्ड करना है आपको एमसी एजेंडा के और मिनट्स के मार्फत से. ये सबको बगैर एमसी मिनट्स में रिकॉर्ड किए हुए इस पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए. 99% सोसाइटीज ये नहीं करती है और आगे जाके ये तकलीफ उनको झेलना पड़ता है. अगर एक मेंबर है परेशान करना है तो वो ये सब सारी चीजें लेना शुरू कर देता है. फिर द सेक्रेटरी शुड इन एनी अदर मैटर्स विद द परमिशन ऑफ द चेयर में आपको वहां पे ये सेक्रेटरी को डिक्लेयर करना है कि गार्डन वगैरह सब ठीक से चल रहा है, सोसाइटी के जितने भी रजिस्टर है 22-23 रजिस्टर है वो हमने प्रॉपरली अपडेट किया हुआ है, या तो हमारी एजेंसी ने अपडेट किया हुआ है, या तो अकाउंट्स बरोबर आया हुआ है वगैरह. तो ये उसको ब्रीफिंग करना है बाकी एमसी मेंबर्स को, क्योंकि बाकी एमसी मेंबर्स ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, लेकिन इनको इसको ब्रीफिंग करके रिकॉर्ड करना जरूरी है. जितने भी एजेंडा पास किए हैं उसका कंप्लायंस करना जरूरी है, ताकि कोई पनिशमेंट या प्रोसिक्यूशन सेक्शन 146, 147, 75, 76, 81, 83, 88, 89A, 154B 23, 154B 27 ऐसे सेक्शंस हैं. तो ये सब जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये आप करने से ये सारे प्रोसिक्यूशन बचने की संभावना बनी रहती है. मिनट्स, एमसी के मिनट्स कैसे लिखना है. मिनट्स आप जो लिखते हैं वो इतिहास नहीं लिखना है, उसके अंदर स्टोरी नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट.
अभी एजेंडा में कैसा होगा? टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द एक्सपेंस फॉर द लिफ्ट एएमसी, इतना आपका एजेंडा होगा। मिनट्स में क्या होगा? डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड rupees so and so for AMC for the lift maintenance proposed by, seconded by। MC के मिनट्स में proposed by and seconded by and passed unanimously या passed with objections, ये जो भी होगा वो लिखना 100% कंपलसरी है। विदाउट ए प्रपोजर नेम, ये नहीं लिखना है हमको कि नहीं पास्ट विथ मेजोरिटी वोट, बगैर प्रपोजर का नाम और बगैर सेकेंडर का नाम डाले, कोर्ट में चैलेंज होता है वो चीज। मिनट शुड बी इन वेरी वेरी शॉर्ट, in keynote type only and not in story or essay or history. Minutes must be signed by a chairman and secretary. Typically, it is a secretary, but for transparency purposes, so that everything is proper, दो जन साइन करते हैं तो it helps. General members are entitled to a copy of the MC minutes. तो अगर आपके पास अर्जी आती है 154(b)(8) में, तो आपको ये MC की मिनट्स जनरल बॉडी को मेंबर को प्रोवाइड करना है। कुछ छुपाने का तो कुछ है ही नहीं। आज एमसी आप हो, कल वो हो सकता है। एमसी की जो मिनट्स आपने बना दिया, एक बार मैनेजिंग कमेटी ने बना दिया, साइन हो गया, तो उसको आप खुद चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। अब वो चैलेंज होगा सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में। डेप्यूटी रजिस्ट्रार या जनरल बॉडी या मैनेजिंग कमेटी हैज गॉट नो अथॉरिटी टू नलीफाई एमसी मिनट्स once minutes are duly recorded and signed। कुछ कुछ गलतियां होती है कई सोसाइटी से, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ऑडिटर एमसी मीटिंग में अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करना है सिर्फ और सिर्फ एजीएम में, एसजीएम में भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। एमसी मीटिंग में मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल तौर तरीके पे आपको नहीं लेना है। एमसी का कोरम जो भी कुछ है, 2/3 या 2/3 कोरम, एमसी का रिजाइन वगैरह करना, वो सब आपको मेंटेन करना है, ताकि आपका कोऑप्शन होते जाए ठीक से। कई बार एमसी रिजाइन भी करते हैं, एक्सपायर हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सोल्ड करके निकल जाते हैं, जो भी कुछ है। तो यू शुड इमीडिएटली कोऑप्ट ए मेंबर। कोऑप्शन का प्रोसीजर के लिए हमने वी हैव ऑलरेडी published a video which is there on our website about the co-option। एक साल में आप एमसी में कितनी बार भी को-ऑप्शन कर सकते हो। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। Okay, so sir, I will complete all my lecture here now. We'll take a 2-minute break. फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। I'll request to ask questions only relating to today's topic. Today's topic is MC meeting clause, powers, quorum, notices, agenda, and minutes. Please do not ask any non-topic related questions. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol। देखिए आपके स्क्रीन में एक हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक करिए एंड वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। वी आर टेकिंग अप ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस। लंबा इतिहास वाला क्वेश्चन आप मत पूछिए, ओनली 1 क्वेश्चन पर पर्सन। While asking questions, please switch on your video. If you cannot switch
switch on your video, then we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to this topic. Other questions will be ignored. The webinar's knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will take up our first question for today. It is by Anti-Cup. First question is by Anti-Cup. Okay. मिस्टर सत्यनारायण गौर, आपका प्रश्न। हाँ जी सर। सर हमने जब डिस्कशन किया कि हु कैन बी ए मेंबर ऑफ एमसी, so I just wanted to have clarity whether member having more than 2 children can be elected as an MC member. टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक्ट में देखेंगे तो वो जो 2 मेंबर वाला क्लॉज है उसको तो रिमूव कर दिया हुआ है, बट टिपिकली most people, most registrars, they are not ready to accept it. So there is a dispute. One of our associates has already filed a matter in the Mumbai High Court. Decision is waiting. But till then, So if you ask me, I think a person having 2 children or more can contest elections because of the new amendment. the new amendment to 154B23 doesn't say anything. Housing chapter में Doesn't say anything about this. but that clause itself is removed away. No, you check it out. That is removed. 73CA is not applicable to housing chapter. Yes. What is remaining now? So, you mean to say कि one can contest, है ना? Having more than Yes. 2 children. Yeah, if that clause is not applicable, जैसे हाउसिंग चैप्टर के लिए फला फला क्लॉजेस रिमूव कर दिया हुआ है ना? वो जो एक ऐसा था क्लॉज की 1 साल तक नवा मेंबर 1 साल तक कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अभी वो कॉन्टेस्ट कर सकता है. There are so many new things come up now. Okay, next question is by Mr. Dhananjay जुन्नर. हाँ नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए. ऑन है सर, ऑन है. यस सर. हाँ सर, बिना इलेक्शन की कमिटी अगर खर्चा करती है 2 लाख 3 लाख ऐसा, और डेप्यूटी रजिस्टर के पास कंप्लेंट करने के बाद अगर वो पाया गया कि इसने गलत खर्चा किया है, तो सर वो सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर है उसके पास से ही पैसा रिफंड अपन वसूल कर सकते हैं क्या सोसाइटी? देखिए, उसमें छोटा सा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आप अगर कुछ खर्चा करते हो सोसाइटी में, है ना, आप बगैर इलेक्शन का बोल रहे हो कि इलेक्शन वाला कमेटी बोल रहे हो? बगैर इलेक्शन का कमेटी है सर, और उन्होंने आपस में ही काम दे दिया, आपस में ही चेक दे दिया, पेमेंट कर दिया, किसी को कोई टेंडर नहीं, पूछा नहीं, कुछ नहीं, 2 से 3 लाख रुपए का. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने ये क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है. तो अपना प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी वो खर्चे से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए और इनसे ही वसूल करना चाहिए. तो ये पॉसिबल है सर? अभी आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो कमेटी है इसने 100 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है? अब 100 रुपया किस चीज पे खर्चा किया? वो चीज एक उदाहरण दीजिए, एक एग्जांपल दीजिए. उन्होंने रिपेयरिंग का खर्चा दिखाया जो एक्चुअल में 25-30 हजार के आसपास है, लेकिन बिल निकला 3 लाख का. वो भी सोसाइटी के आपस के एक मेंबर को दे दिया काम, कोई टेंडर नहीं, कोई पूछा नहीं सर किसी को. ठीक है, तो आप पुलिस में FIR फाइल कर दीजिए. डेप्यूटी रजिस्ट्रार को किया, उसने ऑडिटर किया है, ऑडिटर भी काम कर रहा है. और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है सर जी, वो नहीं है सर. आप पुलिस FIR फाइल करिए.
अच्छा, क्योंकि फ्रॉड हुआ है ना, आपके पास अधिकार क्षेत्र नहीं था खर्चा करने को, पहली बात तो। बरोबर है। और जब अधिकार क्षेत्र नहीं था तो 25,000 का 3 लाख का बिल बनाया, तो ये तो फ्रॉड हुआ ना, फ्रॉडजरी हुआ, चीटिंग हुआ। उसमें बरोबर है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार थोड़ी ना एफआईआर करेगा। वो तो बरोबर आप है। करने को री ऑडिट करने को जाओगे तो एक एक साल, दो दो साल निकल जाता है। डिपार्टमेंट कैसे काम करता है तो आपको पता ही होगा। राइट सर, राइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर वामन पाई। Good evening, sir. Am I audible? Yes, please go ahead. Sir, I had a small doubt. Earlier you told that managing committee meetings में mistakes होता है and auditor appoint करते हैं. आपने एक specific topic बोला. अभी मेरे को इधर एक डाउट था कि AGM ने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया है. For some reasons the auditor is not available for auditing the accounts. तो मैनेजिंग कमेटी ने क्या किया कि मैनेजिंग कमेटी में डिसाइड किया कि सिंस ही इज नॉट अवेलेबल हम लोग दूसरे को अपॉइंट करते हैं बोल के रेजोल्यूशन पास किया. एंड वो लोग ने क्या नोट किया रेजोल्यूशन में कि हम लोग सिमिलरली द मिनट्स ऑफ द एजीएम वुड बी अमेंडेड करके. तो हम लोग ने कंप्लेंट किया बिकॉज विदाउट कॉलिंग द एजीएम और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग यू कैन नॉट अपॉइंट ऑडिटर बोल का ऑब्जेक्शन डाल के हम लोग ने रजिस्टर के पास कंप्लेंट किया. तो रजिस्टर ने क्या किया 79 के हिसाब से ऑफिसर भेजा इंक्वायरी के लिए. सो उसने रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड में बाद में जब वो रिपोर्ट बनाता है रिपोर्ट में उसने लिखा कि इट इज सीन दैट रेजोल्यूशन पास द एमसी टू अपॉइंट द न्यू ऑडिटर एंड अमेंडिंग द ओल्ड मिनट्स ऑफ द एजीएम बोल के इतना लिखा. अभी आगे डेप्यूटी मिनिस्टर चुप है कि वो लीगल है इलीगल है वो गलत है नहीं है उसको कुछ बता नहीं रहा है. तो कैसे अभी आगे कैसे इंटरप्रिटेशन लेने का हम लोग. मैंने आपको दोस्तों को ये बताया हुआ है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं कर सकते. अभी आपका प्रश्न ये आता है कि एजीएम में ऑडिटर तो अपॉइंट हुआ, लेकिन वो ऑडिटर ने रिफ्यूज कर दिया. अगर ऐसा होता है परिस्थिति तो मैनेजिंग कमेटी हैज टू राइट टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार कि ये परिस्थिति हुई है, अपॉइंटमेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का ये लेटर है, अभी ऑडिटर ने उसको रिफ्यूज कर दिया हुआ है, तो यू मे प्लीज अपॉइंट द ऑडिटर फ्रॉम योर ऑफिस. दिस इज द प्रोसीजर. तो अभी प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ उसका क्या कर सकते हैं. रजिस्टर को हद में हटा है क्या वो एक्शन लेने के लिए. सर, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड यू. दैट्स इट. ओके सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय गीता सबनिस. Geeta Subnis. Okay. Next question is by Mr. Francis Menezes. Hello, sir. I'm audible. Hello. No, wait, madam. Hello. I called you Oh, twice. okay. You can come later on, madam. No. Okay. 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 Next question is by Nitin Patil. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. I just want one. You already clarified that MC meetings can be held online also, etc. But suppose only one managing committee meeting is stationed abroad, and he wants to join the managing committee meeting. Can he be allowed to join on Zoom Of course. with the consent of managing committee? See, under section 2 bracket 27, cooperative society is been given autonomous association of person. ऑटोनोमस एसोसिएशन का मतलब ये होगा कि कानून के दायरे में रहते हुए मैं अपना काम धंधा कर सकता हूं. तो उस हिसाब से इट इज ए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज. दैट मीन्स अदर पीपल विल नॉट बी एबल टू इंटरफेयर प्रोवाइडेड दैट इज बीइंग डन इन ए लीगल मैनर. नाउ लीगल मैनर में क्या होता है, एक्ट में या रूल्स में एमसी मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है. Correct. It is there only in the bylaws. Yes. And the bylaws controlled by managing committee because of this democratically controlled enterprise and autonomous association of persons. So the chairman is entitled to decide place, date, time,
place and venue of the meeting. अब venue क्या हो गया? बताइए सर जी, पाटिल साहब, venue का Yeah, so मतलब क्या हुआ? the thing is, hello, the Yes, meetings sir. will be held as usual in our society office only. But one managing committee meeting, one member who is stationed abroad, he only wanted he made a request that No, I may wait, be Patil allowed to Saab, wait. join on Zoom. Patil Saab, wait. What do you understand by venue of the meeting? जैसे डेट आपको मालूम पड़ गया कि चलो Correct. 8 अप्रैल को ये मीटिंग है ना, तो डेट फाइनल हो गया, ठीक है। अपना वेबिनार 7:30 बजे होता है हर सैटरडे को, तो Correct. डेट और टाइमिंग भी फाइनल हो गया। अभी Yeah. वेन्यू क्या हो गया? हो सकता है कि ये वेबिनार होटल में करें, हो सकता है ये वेबिनार क्लब हाउस में कर दे, हो सकता है ये वेबिनार किसी के घर पे कर दे। छोटी सोसाइटी, ऑफिस नहीं है। Yeah. तो क्या बायलॉ में ये लिखा है कि ऑफिस नहीं होने के बावजूद भी मीटिंग नहीं हो सकती? कई छोटी छोटी सोसाइटीज में कई लोग अपने अपने घर में करते हैं। Correct. I just हाँ? hello, just I got it. See, our meetings are always held in our own society's office only, as usual. Only thing, there was a request from one managing MC member, so that he should not be marked absent. He said that I may please be allowed to join. Yes. He can be allowed to attend via Zoom or via Google Meet, Correct. provided there is a provision and the chairman's discretion allows it. Yeah, chairman is मैंने allowed. आपको बताया, All MC members are also inclined to do that. yes. Only thing So whether it can be allowed. That is all that I want to. it is a discretion of the chairman. Chairman बोलता है कि मैं अलाउ करता हूँ, तो बाकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, खत्म हो जाता है उसका। Okay. So he will be marked present, right, for the meeting, right? Yes. Thank you. Okay. Next question is by Mr. Madhav Gokhale. Hello. Yes. Sir, strength of the committee is 11. Quorum में उतना कितना 2/3 रहे या 6 ही रहेगा उसमें? बायलॉज फॉलो करेंगे तो 6 रहेगा, हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द मैनेजिंग कमेटी 2/3 रहता है, क्योंकि मेंबर टोटल 6 ही है, आउट ऑफ 11 6 इज ओनली इलेक्टेड। अभी वेल उसका तो जवाब नहीं मेरे पास। छोटी छोटी सोसाइटी 9 मेंबर की सोसाइटी है, अभी 9 मेंबर की सोसाइटी में बायलॉ में लिखा है कि भाई 11 का कोरम होना चाहिए। 11 कैसे होगा वो तो सरकार डिसाइड करेगी, वी कैन नॉट डिसाइड दैट। अच्छा, 6 के लिए 6 ही रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए? इलेक्टेड स्ट्रेंथ का 2/3 आपका कोरम होता है। अच्छा, जो इलेक्टेड स्ट्रेंथ होगा, हाँ, जैसे अभी रिटर्निंग ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि ठीक है मेरे पास 5 ही एप्लीकेशन आया, अच्छा, मैनेजर एप्लीकेशन, और 5 को मैं चुन रहा हूँ, तो 5 का 2/3 क्या हो गया? अब जो भी कुछ हुआ वो आपका इलेक्टेड स्ट्रेंथ होगा, उसके वही कोरम आपका लागू पड़ेगा उसके अंदर। हाँ, 6 पकड़ना गलत है, इसका मतलब वही मेरे कंफर्म करने का था। बुक्स में 6 लिखा है और उधर भी सिंपल मेजॉरिटी ऐसा लिखा है, इसलिए कंफ्यूज। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर मनीष. Good evening, sir. My question is regarding appointment of auditor. You have said that it should be appointed in annual general body meeting. In case of death of that auditor or any chance he is not available, then can special general body appoint auditor? No, it can be appointed only and only under Section 75 of the Act. Section 75 is only and only about AGM, not about SGM. Okay. क्योंकि आपने एक बार SGM में अलाउ कर दिया तो सेक्शन 75 का वायलेशन हो जाएगा। Okay, so any other alternative for that? अभी डिस्कस किया हमने ना, अगर नहीं है, मरमुरा गया, कुछ भी हो गया, भाग गया, आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोलना है कि सर ये अनिल शर्मा को ऑडिटर अपॉइंट किया था, अभी वो रिफ्यूज करता है, ये मेरा अर्जी है, आप डिपार्टमेंट में दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करके दो। सो डेप्यूटी रजिस्ट्रार बीइंग द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, he has got power to appoint a registrar, appoint an auditor, final auditor, as per his choice. But you do not have an option of appointing an auditor in the MC minutes, in the MC meeting, or in an SGM meeting. So only annual general body meeting is permitted to appoint auditor. Yeah, under Section 75. Fine. Thanks a lot, sir. Welcome. Next question is by Mr. Irshad Sheikh. सर गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हमारी
कमेटी में ना जो सेक्रेटरी है वो ब्रोकर है एंड और वो हर चीज में ना हमारे काम में रोकता है। तो हम लोगों को सर पहला तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का हम लोग सोच रहे हैं और इस चीज को कैसा हम लोग आगे बढ़े सर। नो कॉन्फिडेंस मोशन का एप्लीकेशन एजेंडा डालो एमसी मिनट्स में, ओके वहां पे पहले पास कर लो, फिर अर्जी डालो डिप्यूटी रजिस्ट्रार को कि ये पास हुआ है, आपका अधिकारी को भेजो अभी इस चीज को रेटिफाई करने के लिए। वो आएगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको कि भाई इसको रखे रहो। आप सेक्रेटरी को हटाते जाओगे तो सोसाइटी का कार्यभार कैसे चलेगा? ये तो एक फैशन बन गया ना हर सोसाइटी में कि मैनेजिंग कमेटी के पीछे पड़ते रहो, बजाते रहो उसकी। क्यों हम नहीं लोग सर, खुद मैं भी गलती नहीं मैनेजिंग करते? कमेटी का ही मेंबर हूँ, बट वो कैसा है ना सर, वो बीइंग अ ब्रोकर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सोसाइटी के एक्सेस करता है। दैट्स व्हाई वी वांटेड आपने हिम उसको टू बी सेक्रेटरी आउट। बनाया क्यों? सर सेक्रेटरी मेरे बनाया आने से आपने? पहले था, हमारे आने से पहले था। आई एम द को मेंबर। जो भी मैनेजिंग कमेटी करता है, प्लीज रिमेम्बर वो आपके कंसेंट से और आपके परमिशन से करता है। और अगर मैनेजिंग कमेटी मेंबर कुछ भी काम करता है उसमें आपका कंसेंट है, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि है ना? तो अगर आपने गलत प्रतिनिधि चुना हुआ है तो कानून का आसरा लेना जरूरी है। अब कानून का आसरा लेने के पहले हाउसिंग सोसाइटी में खास करके, जहां पे टिपिकली मेंबर्स आते ही नहीं है मैनेजिंग कमेटी में, ज्वाइन भी नहीं होने को देखते हैं, आप कॉप थे, इसका मतलब यही रहा कि आपका वहां पे वैकेंसी खाली थी, तभी तो आपको कॉप्ट किया हुआ है। अब यू शुड बी वर्किंग ऑन ए सिस्टम वेयर आपस में काम कानूनी ढंग से करके निपटाया जाए। ये नहीं कि इसको निकालो उसको निकालो, जबरदस्ती का डॉक्यूमेंट्स पूछते जाओ, अलग अलग प्रश्न पूछो, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, वो सेक्रेटरी नहीं आएगा सर आपके घर में पानी का नल खोलने के लिए, उसका अपना भी खुद का परिवार है। तो देयर आर सो तो मेनी सर हम थिंग्स। लोग अगर सोसाइटी मेंबर्स जैसे मेजोरिटी अगर डिसाइड करती है, वी वांट, अगर उसको मैनेजिंग कमेटी में सेक्रेटरी की पोस्ट से मतलब जिस ऑफिस बेरर से हटा के अगर किसी मेंबर बना के रखना चाहे तो कैन वी डू इट ऑन अ मेजोरिटी बेसिस? You have to have an agenda in the MC meeting first. The first ओके procedure is have an agenda in the MC meeting to discuss and decide no confidence motion against so and so person, ओके और उधर पास करो उस चीज को। ओके और एक मतलब हम बार लोग पास हो गया तो वो रिजोल्यूशन लेके आप रजिस्ट्रार को दो और वहां से ऑथोराइज्ड ऑफिसर को बुलवाओ, पेमेंट दे के वो आएगा, मीटिंग प्रिसाइड करेगा और वहां पे वो फाइनल करेगा उसका डिसमिसल। ओके ओके, मतलब नेक्स्ट ऑफिस क्वेश्चन इज बाय विल डू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर सत्यनारायण गौर। हाँ सर जी, अभी बात करते हुए चर्चा में ये निकला कि भाई 5 की भी कमेटी बन गौर सकती साहब है। वीडियो ऑन कर दीजिए, वी आर नॉट टेकिंग क्वेश्चंस जिनका वीडियो ऑन नहीं है। एक मिनट सर, अब आया क्या? आई हैव बीन ट्राइंग बट लेकिन वीडियो चालू नहीं हो रहा मेरा। आप थोड़ी देर के बाद में आ जाइए, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विनीता बियानी। पूछिए मैडम, अनम्यूट करिए मैडम अपना। सर एम आई ऑडिबल? यस प्लीज। सर अभी हमारी सोसाइटी में इलेक्शंस हुआ और वही मेंबर्स खड़े हुए जिनके खिलाफ 124 B1 और B2 की नोटिसेस है, और एज पर द गवर्नमेंट GR दे आर नॉट अलाउड टू स्टैंड इन इलेक्शन एंड वोट इन इलेक्शन ऑल्सो, बट स्टिल द रिटर्निंग ऑफिसर हैव अलाउड देम टू इवन स्टैंड इन इलेक्शन एंड वोटिंग एज वेल। सो व्हाट व्हाट इज कैन 154, कौन सा है बताया आपने सेक्शन? 154/27 B1 एंड B2 की नोटिसेस दी है, तो एज पर सेक्शन 154 B23 दे आर नॉट अलाउड टू वोट और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज पर जुलाई 20। they are allowed to stand for elections provided there is no order against them. बट there द has to ऑर्डर, be a there has to be an order from the registrar via his sign and सिक्का कि हमने इसको डिबार किया, तब जाके वो
इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता या वोट नहीं कर सकता। वोटिंग तो कर ही सकता है, वोटिंग के लिए तो कोई रोक नहीं है, किसी को भी सर आप वोटिंग के लिए नहीं रोक सकते। सर फिर वो जो सेक्शन है 154B23 वो क्या है, जिसमें लिखा हुआ है कि जिन पर्सन के खिलाफ 154(27)B1 और B2 की नोटिसेस दी है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में से भी, for not providing the document that is needed, still they are what is that section then, sir? What is that meant for? I just told you, madam, till there is an order, he cannot be stopped from contesting elections. Only a notice is not sufficient. नोटिस तो निकलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गुनहगार हो गया वो। नोटिस निकली है, सुनवाई होगी, सुनवाई में वो सफाई पेश करेगा। हो सकता है रजिस्ट्रार बोल दे कि नहीं, इसने गुनाह नहीं किया हुआ है, इसने कोई वॉयलेशन नहीं किया हुआ है, वो ऑर्डर निकाल देगा। तो खाली प्लेन नोटिस से उसको कोई आदमी को आप स्टॉप नहीं कर सकते। Okay, we'll take up next question by Lakshman Raj. Mr. Lakshman Raj. Hello. Hello. Mr. Lakshman Raj, please Hello. turn on your video, sir. Yes. Sir. Hello. Yes, sir. Ask. सर हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें डेवलपर ने लिखा है कि मैं एक फ्लैट सिक्योरिटी प्रीमाइस में दे रहा हूँ, तो अभी वो नहीं दे रहा है, तो मैनेजिंग कमेटी कुछ एक्शन नहीं ले रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? एफआईआर हो सकता है? Yes, of course. FIR फाइल करिए कि चीटिंग हो रही है वगैरह वगैरह. You can do that. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है? You can contact your local advocate practicing criminal law. Show him your papers. 3-4 सेक्शन लगेंगे, चीटिंग का भी ऑफेंस आ जाता है उसके अंदर. ठीक. Okay, so next question is by Mr. Bhagwat Shinde. Mr. Bhagwat Shinde. सर नमस्कार. नमस्कार साहेब. सर सर मॅनेजिंग कमिटीमध्ये काही थकबाकीदार आहे 2-3 लोक, तर आपण त्यांना रिमूव्ह करू शकतो का कमिटीमधनं? थक बाकीदार आहे तर त्याच्या विरुद्ध मी रिकव्हरिंग प्रोसिडी फाईल केलेला आहे का? नाही केलेला आहे तर त्याला रिमूव्ह करता येणार नाही. कोणीतरी कंप्लेंट करायला लागेल 154B29(2) मध्ये की असं परिस्थिती आहे, हा डिफॉल्टर आहे, त्यांच्या डिस्क्वालिफाय करा. पण ज्यापर्यंत ऑर्डर निघत नाही त्यापर्यंत कुछ काहीच नाही होत. डिफॉल्टर आहे ठीक आहे, पण डिफॉल्टर साबित नाही झालेला आहे ना, पुरावा नाही झालेला आहे. इट इज नॉट फाइनलाइज्ड. इट माइट बी ए फॉल्स डिफॉल्टर ऑल्सो. पिछला मैनेजिंग कमिटी ने जबरदस्ती कुछ भी रकम जोड़ दिया होगा तो क्या आप उसको डिफॉल्टर बनाएंगे? तो दैट पर्टिकुलर डिसीजन वो सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्ट्रार लेगा कि सही क्या है, गलत क्या है वगैरह वगैरह. तो जब तक वो नहीं होता है तब तक वो आप उसको नहीं हटा सकते. सर सध्या जी बॉडी आहे ती हंगामी बॉडी सध्या अजून सर. मग सेम तसंच आपण त्यांना आता जी नवीन बॉडी इलेक्शन कंडक्ट होणार आहे, तर इलेक्शनसाठी पण आपण त्यांना म्हणजे असं काही करू शकत नाही ना मग? तुम्ही नाही साहेब, ज्यापर्यंत प्रोसिक्युशन होत नाही, प्रोसिडिंग होत नाही, ज्यापर्यंत ऑर्डर येत नाही त्यापर्यंत तो माणूस इनोसेंट आहे. थँक्यू सर. थँक्यू शिंदे साहेब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर विपुल शाह. थैंक यू हेमंत जी. सर मेरे 3 छोटे-छोटे सवाल है, एक साथ में बोल देता हूँ सर. एक एमसी मेंबर्स आर डिमांडिंग मिनिट्स टू बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द नोटिस. We do not have a policy of taking more than one question. You may ask only one question. सर तीनों इम्पोर्टेंट आगे एक्चुअली में आपने लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है. जैसे वीसी के बारे में बात हुई ना, चेयरमैन इटसेल्फ इज गोइंग आउट ऑफ बॉम्बे, so can chairman join the BC and conduct the meeting? Of course, why not? Okay. And sir, members are demanding minutes along with the agenda. So provide it. So what is wrong?
घर का They तो are just मिनट्स है doing नहीं ना. mischief, nothing else. Every now and No, then no, they no, will no, go no, to no, the no. You cannot deputy say that. register. You cannot say they are doing mischief. In fact, you are doing mischief by not providing the minutes to them. आप किस No, चीज sir, को I am हाइड करना चाहते हैं? no, no, nothing hiding, sir. वो मिनट्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और वही हम लोग मिस मिनट्स देने के लिए मना नहीं है सर. शाह इनका साहब, कहना अगर ऐसा आपने है मिस्टर शाह, एजेंडा के अगर साथ आप, प्रीवियस मीटिंग की मिनट्स साथ में शेयर करो ऐसा बताते हैं. तो व्हाट इज जैसे रॉन्ग इन लास्ट. दैट सर? व्हाट इज ओके रॉन्ग इन फाइन फाइन शेयरिंग द मिनट्स? You tell me now. Let us discuss this thing for half minute. या मिनट्स सर जो है वो ऑफिस सी की प्रॉपर्टी बेसिकली है ना. नहीं नहीं सर मिन- ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी है देने में वो एजेंडा लिया था विद द परमिशन ऑफ द चेयर. बाद में बोलते हैं ये लोग ने मिसचीफ किया है ये ऐसा किया है वैसा ही करके बार बार करके वो डेप्यूटी रजिस्टर में हमको दौड़ाते हैं. दौड़ाते हैं तो आप दौड़िए, या तो मैनेजिंग कमेटी की सीट को खाली कर दीजिए. ओके. अगर काम करना नहीं आता है किसी को, हाँ. तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीट खाली कर देना चाहिए. ओके. स्ट्रगल करना नहीं चाहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जिसको काम करना है उसी को बोलो कि ठीक है भाई, तुम चेयरमैन बन जाओ, तुम ओके. सेक्रेटरी बन जाओ, फिर तुम बनो एक ओके. बार, फिर मैं तुमको परेशान करता हूँ. ये क्या ओके. नॉर्मल नहीं है हर सोसाइटी में? हर सोसाइटी में ऐसा है ना. आज विपुल शाह बनेगा चेयरमैन, कल उठ के अनिल जैन बनेगा, परसों उठ के वो बनेगा, फिर वो दूसरे दिन वो विपुल शाह को परेशान करेगा. वो बोलेगा, बराबर. अच्छा विपुल भाई आपने मेरे को परेशान किया था ना, अभी लाओ ये सब डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो तुमको मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ. ये तो हर सोसाइटी में चलता है ना शाह साहब, कि नहीं चलता है? नहीं नहीं सर 23 साल से परेशान कर रहे हैं वो सेक्रेटरी को टिक ही नहीं रहा. अभी मेरे को जबरदस्ती बनाया अभी मेरे को हैरेसमेंट चालू कर दिया है. जबरदस्ती नहीं बनाया आपको, आपने कबूली किया नहीं नहीं कि सी ठीक है मैं आई हैव सेक्रेटरी एक्सेप्टेड बनूंगा. आई हैव एक्सेप्टेड आई एम नॉट टेलिंग दैट बट बनाया गया है जबरदस्ती बट आई एम एक्टिंग डूइंग एवरीथिंग फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एंड आई डोंट हाइड आल्सो. When you tell me कि he is harassing me, it is his job to harass you, and it is Okay. your job to get harassed. Okay. I'm presuming if you say कि I do not want to get harassed, then you should leave the managing Leave the committee. society. Okay, fine, fine. Thank you. करेक्ट है. Thank you. अगर आप मेरे को ऐसा बोलोगे कि मेरे घर में दीमक आ गया, हैवी ड्यूटी, कितना भी कर लिया मैंने, नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे उस फर्नीचर का? आप रखे रहोगे कि हटा दोगे? मेरे को बताइए हटा अभी देंगे आप. हटा देंगे हटा देंगे. एग्जैक्टली. Okay. तो यही प्रोसीजर लगभग हर चीज में होता है. Once a point, person sir. is not satisfied being the managing committee, सिर्फ मैनेजिंग कमेटी का जो काम है वो एक तनावग्रस्त जिंदगी का काम है. बराबर. पहली बात तो हम लोग ये सोचते हैं कि अरे कुछ पैसा वैसा मिलना है नहीं, मेंबर परेशान करता रहता है, और एक टिपिकल डायलॉग है थैंकलेस जॉब. Right. दूसरा डायलॉग है ऑनररी जॉब. Right. तीसरा डायलॉग है हम लोग तो अपना घर का टाइम छोड़ के आते हैं ये काम करने को. बराबर है. फिर चौथा डायलॉग है हम लोग तो मेहरबानी करते हैं लोगों के ऊपर. मत करिए सर, मैं ऐसा सब मैनेजिंग कमेटी को यही बोलता हूँ, मत करिए वो सब मेहरबानी. छोड़ दो सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी, जिसको चलाने का वो चलाएगा, Right. और जो गलत तरीके से चलाता है तो उसको कानून के पीछे लगा दो. बराबर. क्या तकलीफ है उसके अंदर? बराबर. हम लोग ये भी चाहिए, हम लोग को वो भी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है. Right. Anyway, thank you Mr. Shah for joining in the discussion. Thank you, sir. Next question is by Mr. Narkar. Mr. Narkar. Yeah, thank you, Alan, sir, for providing me with this opportunity to ask the question. Actually, I came across one situation wherein special general meeting was held for major repair work, and the forum of that Sir, your meeting was voice is taken to. not audible properly. Please adjust your microphone and then come back. Okay. Okay, next question is by Mr. Satyanarayan. Mr. Satyanarayan. गौर साहब पूछिए, आप अनम्यूट करिए सर जी. हाँ सॉरी. ये स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजिंग कमेटी अगर 11 की है तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर 5 जनों का नॉमिनेशन आया तो नॉमिनेट कर सकता है क्या? बॉडी मैनेजिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है क्या? इलेक्शन के दिन
रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया कि मैं अनिल भाई, सुनील भाई, सुरेश भाई, रमेश भाई, जिग्नेश भाई, ये 5-7 दिनों को मैं अपॉइंट करता हूँ। आपका स्ट्रेंथ को साइड में रख दो, टोटल टू टोटल साइड में रख दो। आपका नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं आया, जितने लोग आए वो अनोपोज्ड, इसको इलेक्ट करना है। रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कितने लोग आए हैं उसको उतना लेना ही लेना है, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। उसको यही बोलना है कि 5 जन आए हैं, मैं 5 जन को एमसी अपॉइंट करता हूँ। सरकार का काम नहीं है आपकी सोसाइटी को चलाने के लिए। अब 5 जन को अपॉइंट किया तो आपका एमसी का स्ट्रेंथ 5 जन बनेगा, वो बायलॉज को साइड में रख दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और उस 5 जन में से 2/3 मेजोरिटी विल फॉर्म योर कोरम। अभी जैसे किसी ने और डिस्कस किया, उसकी सोसाइटी में सिर्फ 10 मेंबर है, 9 मेंबर है। अगर 9 मेंबर ही है सोसाइटी में तो ये जो 11 मेंबर का क्राइटेरिया बायलॉज में दिया हुआ है तो बायलॉ गलत हो गया ना, इजंट इट मिस्टर गौर? तो क्या करना चाहिए ऐसी सूरत में? नो ऑप्शन। कुछ गौर साहब बताइए, कुछ बोलिए। तो 5 है तो 5 पे उनको कमेटी बना दी जाएगी आरोपी वाला। नहीं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था गौर साहब कि बायलॉज में लिखा है 11 कमेटी मेंबर है ना, वो 2 प्लस ये वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी सोसाइटी में ही सिर्फ 9 मेंबर है टोटली। नहीं, हिसाब से तो 5 की सोसाइटी बना है लॉ के हिसाब से। तो कानून तो ये बोलता है कि 5 मेंबर की भी सोसाइटी बन सकती है। तो अगर 5 मेंबर की सोसाइटी बन सकती है तो बायलॉ का क्या करना चाहिए जिसमें 11 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है वगैरह वगैरह? 5 में से ही बनेंगे मैनेजिंग कमेटी। तो फिर क्या आप रजिस्ट्रार को बोल सकते हो, कोई कंप्लेनेंट बोल सकता है कि नहीं हमारे सोसाइटी में तो 5 ही मेंबर की सोसाइटी है, 11 मेंबर का कोरम होना ही होना चाहिए? नहीं हो सकता है ना वो। अभी बायलॉज में लिखा है 2 वुमन रिजर्व कैटेगरी, कई सोसाइटी में वुमन आते ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ है एक शेड्यूल कास्ट का लिखा हुआ है, एक शेड्यूल ट्राइब का लिखा हुआ है, नहीं आते वो लोग, है ही नहीं सोसाइटी में, है ही नहीं तो क्या करने का? वो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए कैसे लागू करते हैं ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाकी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है वहां पे हो सकते हैं बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में कैसे करने का वो चीज? बहुत सही सवाल है सर। थैंक यू सर। तो आज का हम वेबिनार यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो वी विल टेक अप वन क्वेश्चन। ओके, we will conclude today's webinar with the permission of all our friends. We will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.